हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इंग्लिश लिटरेचर का जो हमने पोर्शन छोड़ दिया था विक्टोरियन एज को बीए पार्ट थर्ड के लिए। कल हमने सिलेबस इन विक्टोरियन एज डिस्कस की थी और हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। सिलेबस मैंने इंक्लूड कर रखा है, आप देख सकते हैं। कल हम विक्टोरियन एज का पीरियड और उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर एक बार मैं आपको शॉर्ट सम अप दे देती हूँ। हमने डेमोक्रेटिक स्पिरिट की बात करी थी, सोशलिस्टिक सॉन्ग्स की बात करी थी, डिफरेंट पोएट्स उनके वर्क्स की बात करी थी, हमने मेंटल ऑफ रिफॉर्मर्स, फिक्शन ऑफ द एज की बात करी थी और हमने सोशल रिकंस्ट्रक्शन की बात करी थी। बाकी आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन को ही। फाइन, तो अभी हमें कहता है चार्ल्स रीड टेल्स फ्यूरियसली against the various social abuses. Okay. So जैसे कि हम जानते हैं, अभी हमें कहना चाहता है कि चार्ल्स जो थे वो बहुत ही फ्यूरियस थे। फ्यूरियस बेसिकली मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री थे। किसके अगेंस्ट? वेरियस जो सोशल अब्यूजेस हो रहे थे उस टाइम में कंट्री में। So what do we actually mean by social abuses is basically when you prevent a person from having contact with the friends, relatives or the community, उसे हम social abuses कहते हैं। When you stop someone from having that contact, that's sub social abuses. तो he was against this social abuse, Charles. Okay. Second point कहता है that Kingsley he used to preach the gospel of sanitation and, as we know, Disraeli paints the political democracy. Okay. So पहली चीज़ हमें इसने ये बताई कि किंग्सली जो थे वो प्रीच करते थे गॉस्पेल ऑफ सैनिटेशन को। तो व्हाट डू वी मीन बाय गॉस्पेल? गॉस्पेल का मतलब टीचिंग होता है। तो बेसिकली और प्रीच का मतलब होता है व्हेन यू एडवोकेट समथिंग और व्हेन यू बिलीव इनटू समथिंग। सो किंग्सली यूज्ड टू बिलीव दैट in the teaching of sanitization. As you all know what is the meaning of sanitization and how much important it is there. It is उसी चीज़ को वो प्रीच करते थे. He used to believe into it. Fine. Disraeli paints the political democracy. Now, paints basically means he used to believe into it. He used to write about it. The political democracy. Political democracy वही डेमोक्रेटिक स्पिरिट जिसे हमने कल भी डिस्कस किया था, उसी चीज़ को वो और उसके बारे में अपने वर्क्स को लिखते थे. फाइन. थर्ड says that Tennyson treats nature. Now it says that it treats nature as an imaginative man of science. Now, firstly, what is basically the meaning of man of science? Man of science is nothing. It basically means a scientist. So जो टेनिसन थे वो नेचर को ट्रीट करते थे एज एन इमेजिनेटिव मैन ऑफ साइंस, बिकॉज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेचर इज नॉट मैन मेड. ठीक है, नेचर जो है वो ऑटोमेटिकली इट्स लाइक नेचुरल है, जो गॉड ने क्रिएशन ऑफ गॉड, राइट. सो जो नेचर है वो साइंस से रिलेटेड हो गया बिकॉज इट्स नॉट ह्यूमन मेड. सो टेनिसन मानते थे कि जो नेचर के बारे में वो लिखते थे एज एन इमेजिनेटिव साइंटिस्ट. बेसिकली इमेजिनेशन एंड बीइंग अ साइंटिस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट यहाँ उन्होंने उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अपने वर्क्स लिखे थे. फाइन. नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की. रॉबर्ट ब्राउनिंग is after more like an analytical chemist than an artist. Now firstly, if Robert Browning, as you all know, he writes. So if someone is writing, what is he? He is an artist. ठीक है, वो आर्टिस्ट है. लाइक यू हैव एन एक्टर और यू हैव पोएट्स, ऑल आर दिस आर्टिस्ट. बट वो कैसा लिखते थे? वो एक एनालिटिकल केमिस्ट की तरह थे. एनालिटिकल केमिस्ट का मतलब ये होता है लाइक वेन एवर यू गो टू अ केमिस्ट, यू बेसिकली टेल्स हिम द सिम्टम्स. आप उसे सिम्टम बताते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है. उस चीज़ को एनालाइज करके वो आपको मेडिसिन दे देता है. तो सेम वे रॉबर्ट ब्राउनिंग एनालिटिकल केमिस्ट थे जो एनालाइज करते थे, फिर लिखते थे और फिर किसी चीज़ को आगे बिलीव करते थे. ठीक है, रेदर देन आर्टिस्ट वो पर्सन होता है जिसे जो बोल दिया वो करने लगता है. ठीक है, तो ही वॉज लाइक अ डिफरेंस था उनकी राइटिंग में. ही यूज्ड टू एनालाइज थिंग्स बिफोर.
Fine. Third, we talk about Matthew Arnold and Arthur Hugh Claw are largely occupied with the discrepancies between scientific discovery and religious faith. अब आप सब जानते हैं कि ये दोनों की दोनों चीज़ें, साइंटिफिक डिस्कवरी और रिलीजियस फेथ, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. So we all know that there is a difference between scientific discovery and religious faith. और मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या किया था और आर्थर ने क्या किया था, इन्होंने उस डिस्क्रिपेंसी बेसिकली मीन्स जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करी थी. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि क्या होता है साइंटिफिक डिस्कवरी और रिलीजियस फेथ में डिफरेंस चलता है. जैसे कि हम सन का एग्जाम्पल ले, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, इफ यू सी, सन क्या कहता है कि सन, अगर हम रिलीजियस फेथ के अकॉर्डिंग तो सन इज गॉड, बट अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग चले तो सन इज अ स्टार. तो यहाँ क्या हुआ, एक ही चीज़ को लेके डिफरेंसेस क्रिएट हो गए. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट अमंग द नॉवलिस्ट ऑफ द एज to voice the scientific spirit, the names of George Eliot, George Meredith and Thomas Hardy readily occur. तो अगर हम इस एज के, कौन सी एज की बात हो रही है, विक्टोरियन एज की अगर हम बेसिकली बात करते हैं, तो इस एज में जो नॉवलिस्ट थे, जिन्होंने अपने वर्क्स लिखे, जो बेसिकली फेमस थे और जिनके वर्क्स हम बहुत बार पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, वो ये सारे थे. फाइन. नेक्स्ट हम बात करते हैं, एज रोमांटिसिज्म सीम पासिंग अवे, अ ग्रुप ऑफ ग्रेट प्रोज राइटर्स, डिकिंस, थैकरे, कार्ली एंड रस्किन had already begun to proclaim the literary glory of the new age, which now seems to rank only just below the Elizabethan and Romantic period. So सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे जैसे रोमांटिसिज्म पास हो रहा था, रोमांटिसिज्म क्या था, रोमांटिसिज्म वो पीरियड था जो पीरियड 18th सेंचुरी के एंड का जो पीरियड था. ठीक है. रोमांटिसिज्म जैसे जैसे वो पास हो रहा था, जो ग्रुप थे ग्रेट प्रोज राइटर्स, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है रस्किन, डिकिंस एंड कार्ले, had begun to proclaim the literary glory. तो proclaim basically means that they announced something. The literary glory मतलब they have started writing about these things. ठीक है. which seems to rank only just below the Elizabethan and the Romantic periods. आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा. दिस इज़ बेसिकली एन इंट्रोडक्शन टू द होल विक्टोरियन एज. ठीक है. आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे. यू कैन रिवाइज द होल पार्ट इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. थैंक यू एंड कीप लर्निंग.